हेलो बच्चों, नवंगपुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 12 वाणिज्य लेखाशास्त्र विषय में इकाई 2 जिसका नाम है साझेदारी लेखांकन पर बताऊंगा आपको कि साझेदारी में लेखांकन का काम कैसा होता है। पहले बच्चों मैं आपको थोड़ा सा साझेदारी के विषय में बता देना चाहता हूँ कि साझेदारी व्यापार की आवश्यकता क्यों हुई। स्वामित्व के आधार पर व्यापार के 3 स्वरूप होते हैं। पहला एकाकी व्यापार, जिसमें एक व्यक्ति मालिक होता है, एक व्यक्ति पूंजी लगाता है, वही व्यापार का संचालन करता है, उसी को पूरा लाभ मिलता है, वो एकाकी व्यापार के नाम से जानते हैं। एकाकी व्यापार की सीमाओं के कारण, कमियों के कारण एक नए व्यवसाय की कल्पना की गई। उसी कल्पना के तहत साझेदारी व्यवसाय का जन्म हुआ, जिसमें कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है और अधिकतम 50 व्यक्ति होते हैं। अर्थात एकाकी व्यापार की कमियों, सीमाओं के कारण एक जो नए व्यवसाय का उद्भव हुआ, एक नए व्यवसाय का जो जन्म हुआ, उसे साझेदारी व्यवसाय के नाम से हम जानते हैं। और तीसरा फिर कंपनी व्यवसाय होता है। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसी बात को ध्यान में रख करके व्यवसाय का पहले एकाकी व्यापार का जन्म हुआ, फिर साझेदारी व्यवसाय का जन्म हुआ, फिर कंपनी व्यवसाय का जन्म हुआ। एकाकी व्यापार की सीमाओं के कारण साझेदारी व्यवसाय का जन्म हुआ, साझेदारी व्यवसाय की सीमाओं के कारण एक कंपनी व्यवसाय का जन्म हुआ। तो इस तरह से व्यवसाय के 3 स्वरूप हो गए। एकाकी व्यापार के में लेखांकन कैसा होता है वो आपने कक्षा 11 में पढ़ा पूरा। एक व्यक्ति यदि व्यापार करता है तो वो हिसाब किताब कैसे रखता है वो कक्षा 11 में आपको बता दिया गया। अब मैं आज आपको यहाँ पर इकाई 2 के अंतर्गत साझेदारी व्यवसाय में लेखांकन कैसे होता है इसके विषय में बताऊंगा। कंपनी व्यवसाय के विषय में आगे अध्याय है, उसके विषय में आगे चर्चा करेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात एक है कि व्यवसाय कौन सा भी हो, किसी भी स्वरूप में हो, कितना ही स्वामित्व हो, लेखांकन के नियम सभी व्यवसाय में एक जैसे होते हैं। सभी व्यवसाय दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग करके लेखांकन कार्य करते हैं। कुछ चीज़ें थोड़ी सी परिवर्तित होती हैं, कुछ नई चीज़ें होती हैं। उन नई चीज़ों के विषय में आप देखेंगे। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि साझेदारी व्यवसाय का जन्म क्यों हुआ। अब मैं साझेदारी का आपको आशय बता देना चाहता हूँ कि साझेदारी का आशय क्या होगा। सुने, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी वैधानिक व्यवसाय में लाभ बांटने के उद्देश्य से काम करते हैं और उस व्यवसाय का संचालन उन सभी व्यक्तियों द्वारा या उन सब की ओर से कोई एक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता है, ऐसे व्यवसाय को हम साझेदारी व्यवसाय के नाम से जानते हैं। बच्चों, अपने हिंदुस्तान में साझेदारी अधिनियम 1932 लागू है। साझेदारी अधिनियम 1932 ये बताता है कि साझेदारी व्यवसाय से संबंधित हमें किन किन नियमों का पालन करना है। साझेदारी व्यवसाय में कोई समस्या आएगी तो साझेदारी अधिनियम 1932 ये बताता है कि उनका समाधान हम कैसे करेंगे। यहाँ बोर्ड पे आप देख रहे हैं साझेदारी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार परिभाषा लिखी है, वो ये है, पढ़ के बता दे रहा हूँ। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यापार के लाभ को परस्पर बांटने के लिए सहमत हैं जो कि सबके द्वारा या सबकी ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाए। ये इसकी परिभाषा हुई। आशय लिखा जा सकता है
तो साझेदारी परिभाषा के आधार पर या साझेदारी के आधार पर बहुत सारी विशेषताएं इसकी होती हैं। इसमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ। पहली विशेषता है वैध अनुबंध। कोई भी साझेदारी व्यवसाय करने के लिए कानून की दृष्टि से उनमें वैधानिक अनुबंध का होना अनिवार्य होता है, वैधानिक समझौता होना जरूरी होता है। ऐसे व्यवसाय को भी साझेदारी व्यवसाय माना जाएगा। यदि उनका अनुबंध वैधानिक नहीं है, कानून सम्मत नहीं है, तो ऐसे व्यवसाय को साझेदारी व्यवसाय नहीं कहा जाएगा। दूसरी विशेषता है व्यक्तियों की संख्या, व्यक्ति की संख्या। तो बच्चों, अकेला व्यक्ति तो कोई किसी का साझेदार हो नहीं सकता है, तो साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। अधिकतम के विषय में साझेदारी अधिनियम 1932 मौन है। अधिकतम की कोई संख्या नहीं दी है कि साझेदारी में अधिकतम कितने व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन कंपनी अधिनियम 2014 ये कहता है कि यदि किसी साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की संख्या 50 से अधिक हो जाती है तो ऐसी साझेदारी अवैध मानी जाती है। अर्थात मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है और अधिकतम संख्या 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बच्चों, 2014 के पहले जब कंपनी अधिनियम नहीं बना था तो साझेदारी में अलग अलग व्यवसाय के लिए अलग अलग अधिकतम संख्या थी। अब वो 2014 के बाद उसको खत्म कर दिया गया। तीसरा है लाभ का विभाजन। वैधानिक साझेदारी होने के लिए साझेदार को लाभ का बांटना अनिवार्य होता है। जो भी लाभ होगा वो साझेदार आपस में अवश्य बांटेगा। इसका दूसरा पहलू ये होता है कि साझेदारी में किन्हीं कारणों से हानि हो जाती है तो हानि को बांटना अनिवार्य नहीं होता है। चौथी विशेषता है व्यापार का संचालन। साझेदारी तभी वैध मानी जाएगी उसका संचालन सभी साझेदार संचालन में भाग ले सकते हैं या सभी की सहमति से कोई एक साझेदारी भी व्यापार का संचालन कर सकता है। ये विशेषता होती है। 5वां है साझेदारों का दायित्व। साझेदारों का दायित्व साझेदारी में असीमित होता है, अलग अलग और सामूहिक रूप से भी असीमित है और अलग अलग भी असीमित है। अब इसका थोड़ा सा आप समझ लें, असीमित दायित्व का क्या मतलब है। असीमित दायित्व का तात्पर्य हो गया कि मान लीजिए A, B, C 3 साझेदार और तीनों ने 1 लाख रुपए की पूंजी लगाई। अब मान लीजिए किन्हीं कारणों से इस व्यवसाय में घाटा हो जाता है या व्यवसाय बंद होने की स्थिति में पहुंचा, तो ऐसी स्थिति में साझेदारी के जो ऋणदाता हैं, लेनदार हैं, वो साझेदारी से अपना पैसा वसूल करते हैं और उस पैसे की वसूली साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी से नहीं हो पाती है, तो फिर साझेदारों को व्यक्तिगत रूप से उनकी संपत्तियों में से उन लेनदारों का, उन ऋणदाताओं का भुगतान करना होगा। अर्थात हम ये नहीं कह सकते कि किसी साझेदार ने 1 लाख की पूंजी लगाई है तो उनका दायित्व 1 लाख तक ही सीमित है। यदि विषम परिस्थितियां निर्मित होती हैं, ऐसी स्थिति में सभी साझेदार या एक अलग अलग साझेदार अपनी व्यक्तिगत संपत्तियों को बेच करके ऋणदाताओं और लेनदारों का भुगतान करने के लिए बाध्य होते हैं। इसको साझेदारी में बोलते हैं साझेदारों का दायित्व। साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। छठा बिंदु है एजेंसी का संबंध। एजेंसी का संबंध से क्या तात्पर्य होता है? जैसे मान लीजिए किसी साझेदारी व्यवसाय में 4 साझेदार A, B, C और D, चारों साझेदार काम करते हैं। चारों का काम अलग अलग बटा हुआ है। तो यहाँ ये बात महत्वपूर्ण होती है कि चारों साझेदार जो आपस में काम कर रहे हैं तो प्रत्येक साझेदार द्वारा किए गए कार्य के लिए ये माना जाता है कि अन्य साझेदारों की उसमें
प्रत्यक्ष रूप से सहमति है, अर्थात ए जैसे कोई काम करता है तो बी और सी और डी को बी की उसकी सहमति मानी जाएगी। कोई विषम परिस्थिति निर्मित होने की स्थिति में ए द्वारा किए गए कार्य के लिए बी, सी और डी उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। अर्थात प्रत्येक साझेदारी फर्म में एजेंट की हैसियत से काम करता है। मालिक तो है, साझेदार का, प्रत्येक साझेदार का साझेदारी में दो हैसियत होती है। एक मालिक तो है ही, वो चारों उस व्यवसाय के मालिक तो माने जाते हैं, साथ ही साथ एजेंट के रूप में भी वो कार्य करते हैं। इसी को साझेदारी एजेंसी का संबंध बोला जाता है। इसके अलावा भी साझेदारी की और बहुत सारी विशेषताएं हैं। हित का हस्तांतरण भी होता है। कोई साझेदार अपने हित का हस्तांतरण जानबूझकर अपने किसी पारिवारिक व्यक्ति को या अन्य व्यक्ति को नहीं कर सकता है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो परीक्षा की दृष्टि से बच्चों आपको 6 बिंदु पर्याप्त हैं। 6 बिंदुओं पर आप देखें। अगला बिंदु है साझेदारी संलेख से आशय। यहाँ मैं आपको संलेख का आशय बता दे रहा हूँ। साझेदारी का आपको आशय समझ में आ गया कि ऐसा कोई भी व्यवसाय जिसमें कम से कम 2 व्यक्ति हों और अधिकतम 50 व्यक्ति हों, ऐसे व्यवसाय को हम साझेदारी कहते हैं। साझेदारी को फर्म के नाम से भी जानते हैं। अब साझेदारी संलेख क्या होता है? साझेदारी संलेख साझेदारी को चलाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं वो साझेदारी संलेख के नाम से जाना जाता है। इसको साझेदारी अनुबंध, साझेदारी समझौता, साझेदारी अंतर्नियम के नाम से भी जाने जाते हैं। साझेदारी संलेख भारत में बनाना अनिवार्य नहीं है। ऐच्छिक है। साझेदार चाहे तो साझेदारी संलेख बना लें, साझेदार चाहे तो साझेदारी संलेख ना बनाएं। साझेदारी संलेख का पंजीयन कराना भी अनिवार्य नहीं होता है। साझेदारी संलेख लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। यदि साझेदारों में लिखित साझेदारी संलेख नहीं बनाया है, मौखिक रूप से भी व्यवसाय कर सकते हैं। अर्थात साझेदारी संलेख साझेदारी को चलाने के नियम होते हैं, जिन नियमों का सभी साझेदारों को पालन करना होता है। कोई विवाद होता है, कोई किसी तरह का अपवाद होता है, तो साझेदारी व्यवसाय से संबंधित उनको हल करने में मदद करता है। अब मैं आपको बता देता हूँ साझेदारी संलेख में कौन कौन सी बातें लिखी हुई। साझेदारी संलेख में व्यापार से संबंधित जितने भी नियम होते हैं वो सब इसमें लिख लिए जाएंगे। मोटे तौर पर कौन कौन से होते हैं उनके विषय में बात करता हूँ। 4-5 आपको बताता हूँ। नंबर 1, साझेदारी संलेख में फर्म का नाम होता है। फर्म का नाम। फर्म साझेदारी को व्यवसाय फर्म के नाम से भी जाना जाता है। साझेदारी संलेख में सबसे पहले ये लिखा जाता है कि जिस व्यापार को साझेदार कर रहे हैं उसका नाम क्या है। नाम तय करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अन्य किसी व्यवसाय से ज्यादा मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। नाम कोई भी रख सकते हैं, उसी नाम से फर्म को पुकारा जाता है। दूसरा होता है साझेदारों के नाम। साझेदारी संलेख में सभी साझेदारों के नाम लिखे होते हैं। कौन कौन है? मान लीजिए 4 साझेदार हैं, A, B, C, D, तो चारों के नाम उसमें लिखे जाएंगे। तीसरा है पूंजी। इस बात के अंतर्गत ये लिखा रहता है कि प्रत्येक साझेदार कितनी कितनी पूंजी लगाएगा। साझेदारी व्यवसाय में पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं होता है। पूंजी बराबर भी हो सकती है, असमान भी हो सकती है। जैसा साझेदार आपस में तय करना वो उसमें लिखा रहता है। चौथा है आहरण। साझेदारी संलेख के चौथे भाग के अंतर्गत ये लिखा रहता है कि साझेदार आहरण करने का उनको अधिकार रहेगा या नहीं रहेगा। रहेगा तो प्रत्येक साझेदार कितना कितना आहरण करेगा, कब करेगा, तो सारी चीजें इस बात के अंतर्गत लिखी होती है।
पांचवा है लाभ हानि अनुपात। इस बात के अंतर्गत ये लिखा रहता है कि फर्म में जो लाभ होगा उस या हानि होगी उस लाभ हानि को साझेदार किस अनुपात में बांटेगा, कितना कितना हिस्सा साझेदारों को मिलेगा। छठा है कार्य क्षेत्र। इस बात के अंतर्गत ये लिखा रहता है कि साझेदारी का कार्य क्षेत्र क्या रहेगा, कोई जिला विशिष्ट में काम करेगी या राज्य विशिष्ट में काम करेगी या राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगी या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगी, वो लिखा। इसके अलावा भी और बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे बिंदु होते हैं जो इसको लिख दिए जाते हैं। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये 6 बिंदु पर्याप्त हैं। 6 बिंदु से पता चल जाता है कि साझेदारी में कौन कौन सी बातें लिखी जाती है। आज के लिए बच्चों इतना ही।